Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause. नमस्कार दोस्तों, टेक इन्फो एक्स्ट्रा में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों, इस परसेंटेज के पार्ट 2 वाले वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस न्यूमेरिकल्स के माध्यम से जितनी भी नई मैसेजें हमें मिलेंगे उस मैसेज को गेन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। कहता है 50 रुपये का 20% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि 50% तो 50 रुपया तो था मेरे पास, और प्लस फिर 50 का 20% इंक्रीमेंट हुआ, यानी 20/100। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 + 20/100 इक्वल टू 50 100 + 20/100 इक्वल टू 50 × 120 डिवाइडेड बाय 100। ये खत्म हो गया दोस्तों, इक्वल टू 60। यानी कि 50 रुपया था मेरे पास और 20% इंक्रीमेंट के पास अब 60 रुपया हो गया। यदि कहता 50 का, कंफ्यूज ना करें, यदि कोई कहेगा 50 का 20% तो इक्वल टू होता है 50 × 20/100, यानी इक्वल टू 10। यानी 50 का 20% 10 होता है। तो मेरे पास तो पहले 50 था और उसके बाद 20% जब बढ़ा तो 10 रुपया बढ़ा, यानी कि 50 और प्लस 10 कुल मिला के 60 रुपया हुआ। दोस्तों, हमारा इतना करने का मतलब, अब कोई भी सवाल में हम इतना नहीं करने जाएंगे, हम इतना इसलिए सीखे क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, ये जो 50 रुपया है यहाँ पे, ये 50 वही 50 है, यहाँ पर का जो 50 रुपया है ये वही 50 है, और ये जो 20% की इंक्रीमेंट हो रही है दोस्तों, ये 20% वही 20% है। ठीक है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन में कहता है, यदि इस क्वेश्चन में कहता है इस 50 के जगह पे, इस 50 के जगह पे कहता है 700। 700 का 20% वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, तो हम इतना क्यों करने जाएं, हमें इतना नहीं करना है। अब हमें डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। कितना होगा 700 रुपया का 20% वृद्धि के बाद, तो देखिए डायरेक्ट ये इस स्टेप को लिखेंगे दोस्तों। तो यानी कि कितना हो जाएगा 700, क्योंकि ये वैल्यू तो वही होता है जो यहाँ पर का होता है। अभी हम देखें 700 100 + 20, यानी कि 100 + 20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे कितना हो गया, 700 × 120 × 100, यानी हो गया बरछक बरसते 84, 840 हो गया। ये 700 रुपया था, वृद्धि के बाद 840 रुपया हो गया। यदि आपसे कहता है कि कुछ रुपया है और वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, तो आप ये सब भी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ये रिजल्ट लिखेंगे 700 × 120, 100 + 20, 120/100, यानी आपको रिजल्ट हो गया 840। डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखेंगे दोस्तों। तो आपका ये क्या होगा कि डायरेक्ट आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस में इतना मदद करेगा। क्वेश्चन पूछता है वहां पे कि 500 रुपया था, 500 रुपया में खरीदा था और 20% इंक्रीमेंट के पास बेच दिया। ये कहता है 50 रुपया में खरीदा था प्रॉफिट लॉस में, और 20% लाभ के बाद बेच दिया। तो आपसे पूछेगा कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप क्या करने जाएंगे दोस्तों, हमें इतना नहीं करना है। क्या करेंगे, 50 × 120/100 इक्वल टू 60। डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे वहां पे। आइए दोस्तों, कुछ सवाल करते हैं आज। जो आज का पहला सवाल है, बेसिक कंप्लीट तो हो गया आपका, बेसिक का कुछ रिवीजन कर लिए, लेकिन इस बेसिक के बाद कुछ पहला सवाल है आज
आज 8 से 10 सवाल करेंगे हम लोग इस क्लिप में। तो पहला सवाल है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137.1/2% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों संख्या है तो सबसे पहले तो हम बेसिक तरीके से बनाते हैं, फिर उसके बाद जो अच्छा तरीका है उससे बनाएंगे। तो बेसिक तरीका कहता है कि संख्या नहीं पता है तो क्या करते हैं दोस्तों, माना संख्या बराबर x। x में जब 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का x का 137.1/2% हो जाता है। दोस्तों 137.1/2 बराबर इसका ये परसेंटेज में है, जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 11/8 होगा, जो हम पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं। जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए 137 है दोस्तों, तो इसको 100 प्लस 37.1/2% लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 75/2%। और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो यानी 1, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 1/3/8। 3/8 क्योंकि 100 से करिए आप, 100 से करिए तो 25 100 के 100 और 25 दिया 75, 3/8 यानी 11/8 इसका हो गया। तो ये यहाँ से आया दोस्तों, यानी कि 8x प्लस 168 बराबर 11x। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 168। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 बचे 15 और 3 छक्का 18, ये 56 हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया दोस्तों। ये तो पहला तरीका है, और पहले तरीके में है थोड़ा सा टाइम किलिंग है, लेकिन आपको यदि अच्छा लगता है तो आप बना सकते हैं। अगला तरीका हम दूसरे मेथड से बनाते हैं इसी सवाल को। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि अब ये परसेंटेज कहता है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 137.1/2% हो जाता है। यानी कि 137.1/2% अपने आप का हो जाता है, मतलब इसका 137.1/2% का मतलब है 11/8। यानी कि इस संख्या में, एक संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने का, यही मूल संख्या होता है दोस्तों, ये मूल संख्या होता है। तो मूल संख्या अपने का इतना परसेंट हो जाता है, मतलब कि 8 का 137.1/2% हो जाता है। ठीक है, जब 21 जोड़ते हैं, जब 21 जोड़ा जाता है, ठीक है, जब 21 ऐड किया जाता है तो अपने का इतना परसेंट हो जाता है। तो आपको बता दे दोस्तों कि इस नंबर का इतना परसेंट ये वैल्यू देता है, इस नंबर का इतना परसेंट ये वैल्यू देता है। कैसे, तो देख लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लें। हालांकि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन जो लोग नए हैं उसके लिए इसका इतना परसेंट, मतलब कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि 2/5 का परसेंटेज निकालिए, तो यानी 2/5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ जाएगा, यानी 40% बराबर 2/5 आया। तो हम जानना चाहते हैं कि 5 का 40% क्या रिजल्ट आता है। 5 का 40% बराबर 5 गुना 40/100, 5 20 और 20 दूना 40, ये 2 आया। ये वही 2 है जो इस यहाँ पे है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का इतना परसेंट बराबर ये वैल्यू मिलता है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर हो गया कि इस संख्या का इतना परसेंट 11 मिला है हमको, यानी कि 8 से 3 ज्यादा मिला है। और क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का इतना हो जाता है। मतलब इसमें 21 जब जोड़ते हैं तब, यानी जो वैल्यू 3 है वो 21 के बराबर होगा, क्योंकि इस संख्या का इतना परसेंट तब होगा जब इसमें 3 जुटेगा, और वो कहता है कि हम 21 जोड़ रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू
21 के बराबर है। तो इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू इसकी कितनी होगी? 21/3 7 होगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू, 8 क्यों? क्योंकि यही तो मेरा मूल संख्या है, यही तो निकालना है। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 7 बराबर 56। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। ये बेस्ट तरीका है दोस्तों, इससे आप कम समय में सॉल्व करेंगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मज़ा भी आएगा, कैलकुलेशन भी इजी जाएगा इसमें। तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल पे आते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल कहता है दूसरा सवाल है आपका ये वाला दोस्तों, ये दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कहता है यदि किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है दोस्तों, वर्ग का भुजा ए है। तो यदि वर्ग का भुजा ए है, भुजा बराबर यदि वर्ग का ए है तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होता है। ये आप लोगों को पता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि भुजा जो है, अब यहाँ पर हम ए लिखते हैं और एरिया लिखते हैं। भुजा जो है ए बराबर 40% बढ़ा दिया गया है, मतलब 40/100 बराबर 2/5, यानी भुजा जो है ये बराबर 2/5 है। यानी भुजा जो है दोस्तों, भुजा हमारा पहले 5 था और 5 का 40% बढ़ाया, मतलब कि 2 बढ़ाया, यानी कि अब भुजा 7 हो गया। जब भुजा 5 था तो इसका एरिया 5 स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों? 25। और जब इसका भुजा 7 हो गया तो एरिया कितना हो गया? 7 स्क्वायर बराबर 49। और 49 में 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 24। तो कितना परसेंट बढ़ा? तो प्रतिशत चेंज, तो प्रतिशत चेंज बराबर चेंज तो 24 है गुना 100 बटे कितना से बढ़ा है? तो 25 से 49 हुआ है, यानी 25, 25 चौक 100 यानी 4 चौक 16। ये 96% जो है एरिया आयत वर्ग का जो है, यदि भुजा 40% बढ़ा तो उसके क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हुई। दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर जो तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल ये कहता है कि चलिए तीसरा नंबर सवाल ये कहता है दोस्तों, चलिए यदि वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, ये वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। और वृत्त का त्रिज्या यदि r है तो क्षेत्रफल जो उसका एरिया होता है πr² होता है। और जब परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज तुलनात्मक चीज को बताता है, कंपेयर करके उससे कितना बड़ा है कितना छोटा है ये बताता है, मतलब ये तुलना करता है। तो जब तुलनात्मक चीज हमें निकालना हो दोस्तों तो उसमें हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम तुलना निकालेंगे तो ऊपर में वो वैल्यू होगा जो अंतर वाला होता है और नीचे मूल वैल्यू होगा, मूल वैल्यू से अंतर वाली वैल्यू कट जाएगा, कांस्टेंट जो रहेगा। तो क्या फायदा ऐड होने से, हमें लेंदी कैलकुलेशन बनाने से। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे है रेडियस r और यहाँ पे है एरिया। दोस्तों यदि कहता है वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, यानी r जो है 25% है, मतलब 1/4, मतलब पहले 4 था रेडियस, तो जब 4 था तो 4 स्क्वायर यानी π4² मतलब 16 पाई बराबर 16 यूज कर सकते हैं हम। चलिए पहली बार हम पाई यूज कर लेते हैं, अगली बार से पाई यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, पाई क्या हट दे दिए। चलिए जब पहले का जो है, पहले 4 था जब उसका त्रिज्या, तो उसका एरिया 16 पाई था। जब कहता है कि 25% बढ़ा दी गई है उसकी त्रिज्या, मतलब 4 तो था ही पहले, प्लस 4 का 25% बढ़ा दिया। 4 का 25% 1 होता है, यानी 4 + 1, यानी कि अब जो है एरिया, अब जो है उसका त्रिज्या 5 कर दिया। मतलब 4 था, अब 1 बढ़ा के
उसका त्रिज्या कितना हो गया 5 हो गया, यानी कि पाई गुना 5 स्क्वायर बराबर 25 पाई, और 16 में 25 पाई घटेगा तो 9 पाई का अंतर है, मतलब पहले 16 पाई था, अब जो है इसका एरिया 25 पाई हो गया। तो प्रतिशत वृत्त चेंज कितना हुआ दोस्तों, प्रतिशत चेंज निकालेंगे तो 9 पाई मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग में 16 कितना था, 16 था, 16 से 25 हुआ, तो पहले से कितना प्रतिशत बढ़ा, तो पहले वाला वैल्यू को डिवाइड करते हैं या मूल वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं डिवाइडिंग में, तो यहाँ पे ये कट गया 4 चौक 16 और 4 25, यानी 25 नमा 225 डिवाइडेड बाई 4, यानी 225 डिवाइडेड बाई 4। और यदि इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 24, 1.56 यही वृद्धि इसका एरिया में होगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा है। अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है दोस्तों हमारा चौथा सवाल। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये है, मैं मिटा रहा हूं इसे। कहता है यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या यदि 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। दोस्तों हम देख लें पहले, ये हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है ये। हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे पाई स्क्वायर एच आता है, किसका किसका वॉल्यूम में क्या वेरिएशन होता है, 4% बढ़ा तो उसके आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो ये सारा चीजें हम मेंसुरेशन में भी देखेंगे अच्छे तरीके से। इसका रेडियस यदि आर हो, ये रेडियस होता है, यहाँ तक डायमीटर होता है, ये हाइट एच होता है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा दोस्तों, वॉल्यूम जिसको हम हिंदी में आयतन कहते हैं, ये आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको ये चीज समझ में आता होगा, आपको ये पता होगा। तो कहने का मतलब है कि किस पर डिपेंड करता है, यानी हमको रेडियस पता हो, हाइट पता हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम बराबर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोस्तों पहले कहता है त्रिज्या जो है आर बराबर 40% वृद्धि किया जाता है, यानी कि 40/100 मतलब 2/5। पहले रेडियस 5 था, पहले रेडियस कितना था 5 था, और 5 का 40% बढ़ाया मतलब 2 बढ़ाया, मतलब अब रेडियस 7 कर दिया। समझ में आ रहा है, पहले 5 था और 5 का 40% बराबर 2 बढ़ाया है, यानी कि 5 अब प्लस 2 यानी 7 हो गया। उसी तरीके से हाइट की बात करते हैं दोस्तों। हाइट है मेरा 37.1/2%। 37.1/2% का मतलब होता है दोस्तों 3/8। कैसे, तभी हम बताएं जस्ट स्लाइड में, आप देख सकते हैं ये 3/8 होता है। यानी पहले हाइट 8 था और 8 का हाइट को कम किया गया है, उसकी ऊंचाई को कम किया गया है, 8 का इतना परसेंट घटाया है, मतलब 8 का इतना परसेंट घटाया है, मतलब 3 घटाया है, मतलब 8 में 3 घटेगा दोस्तों तो 5 होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा 5 स्क्वायर गुना 8, 25 × 200। पाई को हम नेग्लेक्ट कर लेंगे क्योंकि पाई तो कर चुका था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो पाई को क्यों ढोए हम। उसी तरीके से यहाँ पे ले सकते 49 यानी 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 यानी 49 मल्टीप्लाई 5, 5 9 45 के 5 5 चौक 20 4 24 यानी 245। दोस्तों ये अब सवाल ये है कि जो पहले का आयतन था 200 था और अब का आयतन 245 हुआ, तो आयतन में वृद्धि हुआ कितने का, तो 245 अब माइनस 200। ये तो 45 से वृद्धि हुआ, लेकिन प्रतिशत की बात पूछा जाए तो प्रतिशत चेंज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में प्रतिशत वृद्धि, आयतन में प्रतिशत वृद्धि यदि देखा जाए तो बराबर क्या करते हैं, वृद्धि 45 गुना 100 बटे मूल वैल्यू, मूल तो 200 है, 200 ये कट गया तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 22.1/2%। ये हमारा क्या हो गया, आयतन में वृद्धि। यही मेरा रिजल्ट हो गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं।
इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों कि आपको मजा आएगा बना के। एक लेवल का क्वेश्चन होगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन हो गया दोस्तों, आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप लोग इसको देख पाए तो बहुत मजा आएगा। कहता है एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डब्बे में सीट है। दोस्तों कहता है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डब्बे में सीट है। ठीक है, एक डब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो उसकी क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20%, ठीक है, अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान हमेशा खाली रहता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देख के क्या अप्रोच लगाना है, कैसे दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या सोचें, पहले कहां से सोचें। तो दोस्तों कहता है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की प्रत्येक डब्बे में सीट है। मतलब कि यदि एक डब्बा है, एक डब्बे में यदि ये 72 सीटें हैं तो बोगी भी 72 है। ये टोटल बोगी 72 है, पहली बात। उसकी क्षमता का, उसके बाद कहता है एक डब्बे में 25 व्यक्ति है। ये भी क्लियर कर दिया कि एक डब्बे में 25 व्यक्ति है। ठीक है, और ये जो 25 व्यक्ति है अपने क्षमता का, यदि मान लीजिए कि इसमें यदि 50 व्यक्ति का कैपेसिटी है, या 50 नहीं 40 व्यक्ति का कैपेसिटी है, तो 40 का सारे 71.3/7% लोग इस डब्बे में है जो 25 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी इसकी क्षमता है, तो हमको क्षमता तो नहीं पता है दोस्तों, तो हम क्षमता को x मानते हैं। यानी जो क्षमता है x क्षमता है, x मतलब कुछ होगा 40, 50, 30 जो भी लोग होगा तो समझ में आ जाएगा, अभी कैलकुलेट करके निकालेंगे। मानते हैं कि क्षमता जो है x व्यक्ति प्रति बोगी है क्षमता, और कहता है कि क्षमता का जो है, क्षमता का 71.3/7% व्यक्ति इस एक बोगी में है और वो 25 है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हमारा दिमाग स्ट्राइक कर रहा है कि क्यों ना पहले क्षमता को फोकस करें, क्योंकि इस क्षमता का रिलेशन दे रहा है इस व्यक्ति से। यदि क्षमता हम मान लेते हैं x, क्षमता का इतना % बराबर 25 व्यक्ति। दिमाग तो मेरा स्ट्राइक कर रहा है हम लोगों का, हम लोग सोच सकते हैं इतनी चीजें। तो दोस्तों आते हैं सवाल को सॉल्व करने पे। माना कि क्षमता बराबर x। तो दोस्तों x का 71.3/5% बराबर 25। ये क्षमता x यदि माने, क्षमता मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक बोगी में क्षमता वो होता है कि एक बोगी में मैक्सिमम कितना आदमी रह सकता है, ये उसकी क्षमता है। क्षमता क्या है, एक बोगी में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या। यही क्षमता कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर जो है एक बोगी में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या जो है हम x मान लिए हैं। तो कहता है कि क्षमता का 71.3/7 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से। क्षमता का 71.3/7% जो है वो 25 व्यक्ति के बराबर है। तो इससे हमको क्षमता मिल जाएगा, निकाल लीजिए कैलकुलेट करके। तो दोस्तों ये x गुना 5/7 बराबर 25। ये 5/7 कैसे आया, 71.3/7% को 5/7 लिखे कैसे, तो देख लीजिए 71 गुना 3/7, 7 का 7, 7 49 प्लस 3/7, यानी कि देखिए दोस्तों 7 का 7, 7 49, ठीक है, यानी कि 500/7। ये परसेंटेज में है, जब इसको हम बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ये हम बता चुके हैं, कई बार बताएं। ये रिजल्ट 5/7 आएगा, वही 5/7 यूज किए हुए। तो जब आप ज्यादा सवाल करेंगे तो आपको ये डेटा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बार बार रिपीट होगा
और इतना सवाल 60-70 सवाल तो हम लोग करेंगे परसेंटेज का। अभी तो हमारा दूसरा वीडियो है, अभी 5-6 वीडियो आएगा इसका परसेंटेज का। यदि आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करना चाहिए और उस सवाल पे विश्लेषण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आया कैसे और कैसे अप्रोच दें उसका। तो यहाँ पे 25 यानी कि x बराबर जो है 35, यानी कि एक बोगी में मैक्सिमम 35 लोग रह सकता है। उस 35 लोगों में से 25 लोग हैं, यानी कि एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं, एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डब्बे में सीट, यानी कि हमें कैपेसिटी निकल गया। मतलब कि इससे x बराबर क्या है 35, यानी कि एक बोगी में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या 35, यानी कि एक बोगी में व्यक्तियों की संख्या 35 पता चल गया। यानी कि बोगी में व्यक्तियों की क्षमता यही हमारा कैपेसिटी कहलाता है। जगह कैपेसिटी, ये हमारा कैपेसिटी कहलाता है। और ये जो है दोस्तों, ये हमारा आया 35। अच्छा, 35 बोगी है और 35 आदमी टोटल है, तो टोटल आदमी कितना हुआ? टोटल आदमी यदि हम निकालें तो कितना हो गया? एक बोगी में 35 आदमी, तो 35 बोगी में 35 गुना 35 आदमी, और 25 यदि आप 35 गुना 35 करेंगे दोस्तों, तो 25 के 5 यानी कि 1225 इसका आएगा। यानी कि टोटल आदमी 1225 है। ये बात तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अधिकतम यात्रियों की संख्या निकालें। अधिकतम यात्रियों की संख्या तो यही हो गया, लेकिन 20% स्थान खाली रहता है, यानी कि 1225 का 20% खाली रहता है, मतलब कि 80% आदमी भरा रहता है। हम बताए थे आपको, अभी पिछले वाले बेसिक में बताए हैं, अभी जस्ट ऊपर यदि आए सबसे पहले बताए हैं कि 20% खाली है, यानी कि 1225 गुना 80/100 इतना लोग जो है बोगी में भरा हुआ है। इसको ऐसे करें तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है, 2 चौक 8, यानी 5 चौक 4 5 20 के 0, 4 चौक 16 18 के 8, 980 व्यक्ति जो है दोस्तों टोटल ट्रेन में सफर कर रहा है। तो ये रिजल्ट हुआ। आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कहता है कि एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी की प्रत्येक डब्बे में सीट है। एक डब्बे में 25 व्यक्ति है, एक डब्बे में 25 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि 20% स्थान रिक्त रहता है। तो हम क्या किए, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डब्बे में 25 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता का इतना परसेंट है, मतलब कि क्षमता का इतना परसेंट बराबर 25 व्यक्ति दे रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है, हम कुछ नहीं, हम इस लाइन को दोस्तों पहले हम इस लाइन को क्लासीफाई किए हैं। तो कहता है क्षमता x मान लिए, तो x का 71.3/7% बराबर 25, तो x मिल गया हमको 35, यानी कि एक बोगी में 35 व्यक्ति सफर कर सकते हैं। एक बोगी में 35 व्यक्ति हैं, यानी 35 व्यक्ति है, तो क्वेश्चन में कह रहा है जितने एक बोगी में व्यक्ति हैं उतना ही डब्बे भी हैं, तो डब्बा हो गया 35, यानी एक बोगी में 35 आदमी है, तो 35 बोगी में 35 गुना 35 आदमी है, यानी टोटल जो है 1235 आदमी है। और 1225 आदमी है, 35 × 35 1225 आदमी है। और 1225 आदमी में कहता है 20% स्थान खाली रहता है, यानी कि 1225 का 80% ही तो जगह फुल है, तो 1225 का 80% निकालेंगे तो 980 व्यक्ति ट्रेन में टोटल है। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आज ये 10 सवाल करवाए और ये 10 सवाल आप अच्छे से रिवीजन करिए, खुद से बनाइए। हम फिर आते हैं अगले वीडियो में 10 से 12 सवाल लेके आएंगे,
कुल मिला के 3 से 4 पार्ट होगा दोस्तों, जिसमें से कि आपका 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे परसेंटेज का। जब परसेंटेज खत्म हो जाएगा तो परसेंटेज के बाद हम चलेंगे अगला चैप्टर पे। उस चैप्टर का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि उठा सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो चैप्टर सुटेबल हो आपका। परसेंटेज जब आप सीखेंगे तब से हर एक चैप्टर आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आपने टेक इन्फो एक्स्ट्रा को अपना कीमती वक्त दिया। टेक इन्फो एक्स्ट्रा को कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। आइए दोस्तों एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का, ये क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है जो दिख रहा है आपको, कहता है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करो कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। दोस्तों एक आदमी प्रत्येक माह कितना बचाता है हमें नहीं पता है। यदि हमें नहीं पता है कि वो प्रत्येक माह कितना बचाता है तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं प्रत्येक माह वह आदमी x रुपया बचाता है। प्रत्येक माह वो आदमी x रुपया बचाता है, तो x रुपया प्रत्येक माह बचाता है और वो x रुपया प्रति माह बचा करके 12 महीने में कार खरीदता है। इसका मतलब है कि 12 महीने में कितना बचाया वो, 12 महीने में x रुपया बचाता है। दोस्तों यहाँ पे x रुपया बचाता है, ये सवाल है आपके सामने। तो 12 महीने में वो कितना बचाता है, 12x रुपया बचाएगा। और ये जो 12x है कहता है इतने पैसे में कार खरीदता है, यानी कि ये कार की कीमत है दोस्तों। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब सवाल ये है कि वो अपने बचत में वृद्धि करना स्टार्ट करता है और अब उसका उत्सुकता बढ़ता है। सोचता है जो 12 महीने के बाद हम कार देखेंगे अपने घर में, वो कार हम 9 महीने में ही देखना चाहते हैं। मतलब हम कार को जितना जल्दी हो सके खरीद लें, लेकिन उसके पास पैसा नहीं रहता है। तो वो आदमी क्या करता है कि पैसे में वृद्धि करता है, मतलब जो पहले बचाता था उससे ज्यादा बचत करने लगता है। यानी कि अब जो है, मान लेते हैं अब जो वो बचत करता है, मानते हैं अब y रुपया प्रति माह बचत करता है। y रुपया प्रति माह बचाता है और अब 9 महीने में ही कार खरीद लेता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है 9 महीने में ही कार खरीद सके, कितना प्रतिशत वृद्धि करे। तो हम मानते हैं कि वह y रुपया प्रति माह बचाता है, तो y रुपया प्रति माह बचाएगा, तो 9 महीने में जो बचाएगा बराबर कितना बचाएगा, 9y बचाएगा। और इतने में वो कार खरीद लेता है। अब कहता है 9 महीने में ही कार खरीद सके, यानी कि ये कार की कीमत है। दोस्तों कार की कीमत जो ये होगी, ये दोनों सेम होगी, क्योंकि कार की कीमत तो सेम है। वो इंक्रीमेंट कर रहा है, यदि बढ़ोतरी कर रहा है तो बचत में वृद्धि कर रहा है, लेकिन कार की कीमत तो फिक्स रहेगी। इसलिए 12x बराबर 9y, दिस इंप्लाइज x बटे y इक्वल टू 3/4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, पहले वो 3 रुपया प्रति माह बचाता था और अब वो 4 रुपया प्रति माह बचाने लगा। यानी कि बचत में, ये बचत है, पहले 3 रुपया प्रति माह बचाता था, अब 4 रुपया प्रति माह बचाने लगा। यानी बचत में 1 रुपये की वृद्धि किया वो। यानी कि प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 गुना 100। तो प्रारंभिक से, मतलब प्रारंभिक कितना था बचत, 3 था, मतलब 33.1/2 ये बचत में वृद्धि करेगा, तभी ये जाकर के 9 महीने में कार खरीद पाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन था, ये इस तरीके से सोचा गया दोस्तों। अब सवाल आता है कि इस सवाल को दूसरे तरीके से कैसे सोचा जाए।
ये तो मेथड 1 हो गया दोस्तों, मिटा रहा हूँ इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। अब आता है मेथड 2। इसी सवाल को अलग मेथड से बनाते हैं दोस्तों, अलग मेथड से सोचते हैं ताकि कम समय में बन पाए। देखिए, एक आदमी है, ये 12 मंथ बचत करता है, और ये आदमी 9 मंथ, वही आदमी 9 मंथ बचत करता है। ठीक है, तो 12 मंथ बचत करता है और ये आदमी 9 मंथ बचत करता है। हम क्या करते हैं, कार की कीमत को पहले पता करते हैं। तो पता तो हमको चलेगा नहीं, क्योंकि कार की कीमत जो है हमको मानना पड़ेगा। तो कार की कीमत क्या करते हैं, मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा वैल्यू कार का कीमत मानते हैं जो इससे भी कट जाए, इससे भी कटे। तो इससे फायदा ये होगा कि हमको पर मंथ का पता चल जाएगा कि चूंकि 12 मंथ में कार खरीदा है, तो यदि कार की वैल्यू हम 12 और 9 का एलसीएम ले लें तो 12 × 3 यानी कि इक्वल टू 36। यदि इसका दोनों का एलसीएम ले लें 36, हम 36 ही नहीं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, 108 भी मान सकते हैं। तो कोई भी वैल्यू मानेंगे तो आपसे आंसर आएगा, मतलब कि इससे भी कटे और इससे भी कटे, ऐसा वैल्यू मान लेंगे। तो मान लेते हैं 36। तो 36 यदि कार की कीमत मानते हैं 36 रुपया है, और ये 36 रुपया क्या है, जब ये 12 महीना बचाया है, यानी कि 12 मंथ में 36 रुपया बचाया है, यानी कि एक मंथ में 3 रुपया बचाया है। ठीक है, और 9 महीने में ये 36 रुपया बचाया है, मतलब 4 रुपया प्रति माह वो बचाया है। ठीक है, तो कार की कीमत तो 36 रुपया है, और ये 12 माह बचाया है, 3-3 रुपया करके प्रति माह बचाया है, तो 12 या 36 रुपये में कार खरीदा है। और ये 4-4 रुपया प्रति माह बचाया है, तो 36 रुपया में कार खरीदा है 9 महीने में ही। यानी बचत में जो वृद्धि हुआ 1 रुपये की हुई, तो 1 रुपया की वृद्धि हुआ, तो वृद्धि गुना 100 बटे ओरिजिनल शुरू का, तो शुरू में कितना था, यानी 33.1/3% अपने बचत में वो वृद्धि करेगा। ये डायरेक्ट इसका रिजल्ट आ गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों, ये शॉर्टकट था। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति किसी संख्या को कहता है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुना कर देता है, तो परिणाम में कितना परिवर्तन, परसेंटेज परिवर्तन होगा। तो मानते हैं कि संख्या क्या है, इसका पहले हम बेसिक मेथड से बनाते हैं, फिर दूसरे मेथड से बनाएंगे दोस्तों। जो इसका बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड कहता है, माना संख्या बराबर क्या है, x, तो x का 3/5%, सॉरी, किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुना कर देता है। तो मानते हैं कि शुरू में 3/5 से गुना करना था, उस आदमी को कोई संख्या x मानते हैं, x में 3/5 से गुना करना था उसको, 3x/5 होता, लेकिन वो आदमी क्या किया, 7/4 से गुना कर देता है, यानी कि x में 7/4 से गुना करेगा तो 7/4x होगा। तो कितना अंतर हुआ, दोनों का घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 7/4x हो गया माइनस 3x/5x हुआ। जब दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो एलसीएम लीजिए 35x माइनस 12x/20x, और ये आएगा दोस्तों 23x डिवाइडेड बाई 20। तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, प्रतिशत परिवर्तन तो इसको निकालने के लिए, तो चेंज जो अंतर हुआ दोनों का, यानी कि 23x डिवाइडेड बाई 20 गुना 100 बटे प्रारंभिक कितना था, तो प्रारंभिक 3x/5 से करना था, लेकिन इतना नहीं किया, इतना कर दिया, यानी 3x/5। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यानी 23x/20 ये पलट जाता है 3x/5। जब ये करेंगे तो 5 बार में कटेगा, ये 5 इससे कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 3x है, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, 23x डिवाइडेड बाई 20 गुना 100, ये 3x नीचे हो जाएगा और ये 5 ऊपर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 × 5 100, ये इससे कट जाएगा,
यानी 25/3 गुना 23, इतना आ गया। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 191.2/3%। कैसे आया दोस्तों, तो देख लेते हैं इसको। ऐसे इसको आप पिछले वीडियो में देखें तो आपको इस तरीके का सॉल्यूशन हो जाएगा, वहाँ पे बताया गया है। लेकिन यदि नहीं भी देखें पिछले वीडियो, तो हम फिर से एक बार देख दे रहे हैं इसको। तो 25 को लिख सकते हैं 8.1/3 गुना 23, ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अब 8.1/3 को 8 + 1/3 लिख सकते हैं, ये गुना 23। 23 गुना 8 करेंगे तो 8 × अब इसको इधर लिख रहे हैं दोस्तों, देखिएगा 8 × 24 के 4, 8 × 9 = 16, 2 = 18, 184 प्लस 23/3, ये परसेंट है, बराबर 184 प्लस 3 × 7 = 21, 1/3%। 84 7 कितना हो गया दोस्तों, 191.1/3%। तो होगा 191.2/3%। ये आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कैलकुलेशन जो है आप पिछले वीडियो में देख लें, वहाँ पे अच्छे तरीके से कैलकुलेशन बताया गया है। बेसिक क्लास में ये सब बताया गया है, क्योंकि यदि हम बेसिक को ज़्यादा डील करेंगे तो उस टाइम का किलिंग होगा दोस्तों। आप पिछला वीडियो देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, इतना तरीका से कौन करने जाए, ये रिजल्ट आ जाएगा। इतना तरीका से कौन करने जाएगा, समय कम रहता है एग्जाम में, शॉर्टकट तरीके से सवाल बनाना होता है दोस्तों। तो शॉर्टकट तरीके से बनाने के लिए क्या करते हैं, कैसे कम समय में हम इस सवाल को अप्रोच ले सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति को एक संख्या नहीं पता है, तो संख्या को हम वैकल्पिक छोड़ देते हैं। उसको 3/5 से गुना करना था तो कुछ रिजल्ट आता, उसके जगह पे क्या करता है वो आदमी 7/4 से गुना कर देता है, तो रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो संख्या को हम क्या माने, जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, तब ना संख्या निकल जाएगा हमको। और ये संख्या निकलेगा जो मल्टीप्लाई इससे करे, डिवाइड इससे होगा, जो मल्टीप्लाई इस नंबर से होगा वही संख्या इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये होता है 20। मान लेते हैं कि वो संख्या 20 है। किसी संख्या को 20 अपने मन से मान लिए, कोई जरूरी नहीं है कि 20, हम इसको 40 भी मान सकते हैं दोस्तों, 40 भी मान सकते हैं, वो कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन बेसिकली एलसीएम लेके मानते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एलसीएम लिए तो 5 × 20, यदि 40 ही मानते हैं तो ये कितना हो गया, 8 × 3 = 24, और ये 4 × कितना हो गया 40, ये 70 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कितना परिवर्तन हुआ दोनों में, तो यहाँ पे देखिए 70 में 24 गया, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा 6 में 2 गया 4 गुना 100 बटे कितना हो गया आपका शुरू में 24। तो ये आपका जो है दोस्तों, यही आपका परसेंटेज चेंज हुआ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 23 गुना 100 बटे 12, यानी कि इसको 4 × 3 = 12, 4 × 25, सेम देखिए उतना चीज आ गया 25/3 गुना 23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 191% 2/3% ये रिजल्ट आएगा दोस्तों। तो ये वाला सॉल्यूशन करना आसान था, ये मेथड 2 है। क्या करना है दोस्तों, अप्रोच क्या करना है इस सवाल में। तो यदि गलती से ये क्वेश्चन है और गलती से आपको यदि लिखा गया हो, तो उस क्रम में ये करते हैं कि कोई संख्या कुछ मान लेते हैं जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो यानी कि एलसीएम इन दोनों का ले लें, तो एलसीएम तो 20 आएगा। यदि इसको 20 लेते हैं दोस्तों, 20 लेते हैं तो 4 × 3 = 12 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 और 12 करेंगे दोस्तों तो 23 हो जाएगा, अंतर 23, यानी कि दोनों का अंतर 23 है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी कि ये 23 × 100 और डिवाइडेड बाय पहले से यानी 12 से, यानी कि 4 × 3 = 12 और 4 × 25। देखिए वही रिजल्ट आ चुका है आपका, यानी कि 25/3 × 23। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 191.2/3
प्रतिशत ये आपका रिजल्ट आएगा। तो आप जैसे हो वैसे सोच सकते हैं दोस्तों, सोचने का तो कोई सीमा नहीं है, आप जैसे सोचें वैसे सॉल्व करें। तो ये एक अप्रोच था इस सवाल का। अब दोस्तों हम अगले सवाल पे आते हैं, और जो हमारा अगला सवाल है वो ये है, ये सवाल है आपके सामने, ये सवाल है दोस्तों, ये 7वां नंबर सवाल है। कहता है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुना कर देता है, तो प्रतिशत त्रुटि निकालें। सेम सवाल है, आप लोग इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों इसको यदि हम सॉल्व करें तो हम सेकंड वाले मेथड से करते हैं दोस्तों, क्योंकि सेकंड वाला मेथड क्या है कि थोड़ा आसान है, कैलकुलेशन नहीं है उसमें। दोस्तों उसको जो है ये संख्या था, इस संख्या में इसको 5/3 से गुना करना था, लेकिन वो संख्या में गुना कर देता है किससे, 3/5 से। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 3 5 25 हो गया। यदि ये मानतक संख्या यदि 15 होता, इसमें 15 में यदि 5/3 से गुना करता तो इसको 25 मिलता, लेकिन वो करता क्या है, वो ऐसा करता नहीं है, वो गलती से इतना से गुना कर देता है, यानी 15 में वो इससे गुना करता है। ये कितना हो गया दोस्तों, 15, यानी कि 15 जो एलसीएम लिए तो 15 मान लेते हैं कि वो संख्या 15 है, 15 में 5/3 से गुना करता तो 25 आता, लेकिन वो क्या किया, गलती से 3/5 से गुना कर दिया, तो 3/5 से गुना किया तो 15 आ गया। तो अंतर कितना का आया दोस्तों, अंतर 10 का आता है, अंतर 10 का आता है। ठीक है दोस्तों, तो 5/3 है, 3/5 है, तो 5 दिया 15 हो गया, पर एलसीएम 15 हो गया, 3 5 25, अब 5 दिया ये 3 होगा, ये दोस्तों 9 होगा। तो जो अंतर होगा दोनों का, अंतर कितना होगा, 16 का। तो परसेंटेज चेंज जो निकालेंगे दोस्तों, यानी परसेंटेज प्रतिशत त्रुटि जिसको कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि यदि निकालें तो क्या होता है, चेंज 16 है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय पहले से, यानी 25, यानी 25 चौक, यानी 64% जो है त्रुटि होगा इसमें। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल, इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, इसीलिए इस टाइप के सवाल को अच्छे से समझना चाहिए। अगला सवाल कहता है कि चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है। कहता है चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों चीनी का दाम जो है, हमें पता है कि जो हमारा दाम है, दाम और खपत को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा खर्चा निकलता है। मान लेते हैं कि 5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से हम खरीदते हैं टमाटर। ठीक है, 5 रुपया प्रति केजी के हिसाब से टमाटर खरीदते हैं, और कितना खरीदते हैं, 5 केजी खरीदते हैं। तो ये कितना हो गया, खर्चा कितना हो गया हमारा, 25 रुपया। टोटल खर्चा 25 रुपया हो गया। ये क्या है मेरा, ये दाम है, और ये क्या है, खपत है। तो हमारा टोटल खर्चा कितना हो गया, ये हो गया। तो आपको हम बता दें इस सवाल में कि इस सवाल में दाम जो है, अब यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे पहले लिखते हैं दाम, उसके बाद खपत, और फिर उसके बाद दोस्तों खर्चा। दाम, खपत, खर्चा। दोस्तों यहां पे इस सवाल में है दाम, खपत, खर्चा है। अब देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, कहता है दाम 16.2/3% बढ़ जाता है, यानी कि 16.2/3% का मतलब होता है दोस्तों 16×4850/3। इसका मतलब डायरेक्ट हो जाता है आपका 1/6। इसका फ्रैक्शन में यदि तोड़ेंगे तो क्यों, क्योंकि 50/3 हो जाएगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। आप पीछे वीडियो में भी देख सकते हैं, या नहीं देखना चाहे अभी देखें पीछे वाला वीडियो, तो इसको 100 से क्या करें, आप डिवाइड कर दें। परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1/6 आएगा। जब 1/6 है इसका पहले चीनी का खपत, यानी कि पहले जो है 6 रुपया
प्रति केजी चीनी का दाम था। अब 6 कहता है कि इतना सारे 16.2/3% बढ़ जाता है, मतलब कि 6 था पहले प्लस 6 का 16.2/3% बढ़ जाता है, मतलब बढ़ने के बाद इतना होगा, यानी कि 6 प्लस 6 का 16.2/3% बराबर, देखिए इसका इतना परसेंट बराबर ये वैल्यू आता है, यानी कि अब वैल्यू ये 7 हो गया, मतलब कि चीनी का दाम जो है अब कितना हो गया, 7 रुपया प्रति केजी हो गया। एक बात तो समझ में आ रहा है। उसके बाद कहता है खपत में 20% कमी हो जाती है। तो खपत जो है, पहले खपत कितना होता था, पहले खपत होता था 20%, मतलब 1/5। पहले 5 रुपया 5 केजी खपत होता था, ठीक है, 5 केजी खपत होता था, 5 का 20% कम हो जाता है, यानी कि 5 था और जब 5 केजी खपत था और अब 20% उसका जो है खपत में कमी हो गया, तो 5 माइनस 5 का 20%, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, इसका 20% बराबर 1, यानी कि 5 माइनस 1 बराबर अब खपत हो जाएगा 4 केजी। या ऐसे सोच सकते हैं कि पहले 5 केजी खपत था, अब 1 केजी खपत कम हो गया, ये 1 घट गया, तो अब खपत हो गया 4 केजी। जो खर्चा हो गया, तो 6×5 30 रुपया खर्चा होता था पहले, अब खर्चा हो गया 28 रुपया। ठीक है दोस्तों, पहले 30 रुपया खर्चा होता था, अब 28 रुपया खर्चा होने लगा। इसको मिटा रहा हूं मैं, यानी कि 2 रुपये का ज्यादा, मतलब कम खर्चा होने लगा, 2 रुपये का बचत होने लगा। तो प्रतिशत बचत जब निकालेंगे दोस्तों, प्रतिशत बचत बराबर, तो बचत कितना है, 30 में 28 घटेगा 2 गुना 100 बटे कितना, प्रारंभिक से 30, यानी ये कट गया, यानी 20/3, यानी 6.2/3%। ये इसका क्या हो जाएगा, बचत। ये आपका रिजल्ट हो गया दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट सेम है, थोड़ा सवाल अलग है। कहता है कि एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य इतना बढ़ जाता है, तो आमदनी में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों होता क्या है कि टिकट की जो बिक्री होती है हमारी, क्या है कि बिक्री है, ठीक है, और मूल्य है, इससे क्या होता है, आमदनी है। यदि हमारा बिक्री 10 टिकट की है और एक टिकट का मूल्य 5 रुपया है पर टिकट, ठीक है, और बिक्री एक दिन में 10 टिकट की है, 10 टिकट की बिक्री है और 5 रुपया प्रति टिकट मूल्य है, तो आमदनी कितना होगा दोस्तों, 50 रुपये की होगी कि नहीं, ठीक है, 50 रुपये की आमदनी होगी। तो कहने का मतलब है कि बिक्री और मूल्य को जब गुना करते हैं तो हमारी आमदनी, हमारी इनकम पता चलता है। यहाँ पे क्या कहता है कि बिक्री है, मूल्य है और आमदनी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है, यानी कि आपको बता दें दोस्तों, 57.1/7% का मतलब है, 57.1/7% का मतलब है 57.1/7% का मतलब है, जब इसको तोड़ेंगे 49, यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 7 गुना 100 करेंगे, इसको बदलने के लिए फ्रैक्शन में, तो 4/7 आएगा, यानी कि 57.1/7% बराबर इसका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा 4/7। यानी कि पहले जो उसका बिक्री होता था आदमी का, वो 7 टिकट उसका बिक्री होता था, ठीक है, पहले 7 टिकट उसका बिक्री होता था और उसके बाद कह रहा है कि उसके टिकट बिक्री में 57.1/7% की बढ़ जाती है, यानी 7 का 57.1/7% वृद्धि हुआ, यानी कि 4 बढ़ा, यानी कि पहले 7 था
अब वृद्धि होकर के कितना हो गया, 7 + 4 11। अब वृद्धि होकर के कितना हो गया, 11 हो गया। उसी तरीके से मूल्य की बात करते हैं तो मूल्य जो है दोस्तों, मूल्य बराबर था 16.2/3%। मूल्य 16.2/3% का मतलब होता है, यदि इसको हम फ्रैक्शन में तोड़े दोस्तों तो 16.2/3% का मतलब हो जाएगा 16.2/3 1/6 हो जाएगा इसका। तो कहने का मतलब है कि पहले इसका जो मूल्य था, पहले 6 रुपया पर टिकट था, ठीक है, और अब जो होने लगा, अब जो इसका मूल्य में वृद्धि होगा 6 + 1, यानी कि अब इसका 7 रुपया पर टिकट हो गया। तो कहने का मतलब है कि पहले 42 रुपया आमदनी था, अब आमदनी 77 रुपया हो गया। तो आमदनी में कितनी वृद्धि हुई, 77 - 42, घटाइए इसमें, 7 में 2 गया 5, 7 में 4 गया 3, 35 रुपया का। तो आमदनी में परिवर्तन कितना हुआ, प्रतिशत वृद्धि आमदनी में। कितना हुआ दोस्तों, तो 35 गुना 100 बटे प्रारंभिक से, मतलब प्रारंभिक में 42 था, 7 × 6 42, 7 × 5 35, 2 × 3 6, 2 × 5 10 50, यानी 250/3, यानी कि 83.1/3%। ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया आमदनी में। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।